स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज हम सी-टेट की इस मैराथन क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी कॉन्सेप्ट मिस न करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पक्षी घोंसला क्यों और कब बनाते हैं? बच्चों, सबसे पहले हम एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पक्षी घोंसला रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये बात गलत है। सच्चाई ये है कि पक्षी घोंसला केवल अंडे देने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाते हैं। इसीलिए घोंसले को घर नहीं बल्कि नर्सरी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, पक्षी उस घोंसले को छोड़ देते हैं, यानी घोंसला परमानेंट नहीं होता। अब बात करते हैं समय की। भारत में अधिकतर पक्षी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में घोंसला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय मौसम अनुकूल होता है और बच्चों के लिए कीड़े आसानी से मिल जाते हैं। एग्जाम पॉइंट: नेस्ट इज इक्वल टू केवल ब्रीडिंग के लिए। विभिन्न पक्षियों के घोंसले और उनकी विशेषताएं। अब हम अलग अलग पक्षियों के घोंसलों को एक एक करके समझते हैं। इंडियन रॉबिन यानी कलचड़ी। इंडियन रॉबिन अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। इसके घोंसले में उपयोग होती है ऊन, बाल, जड़ें और रुई। ये सभी चीजें मुलायम होती हैं। इसका कारण है अंडों को गर्म रखना और शिकारियों से सुरक्षा। कौवा यानी क्रो। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसमें प्रयोग होती है टहनियां, तार और लकड़ी, यानी जो भी मिल जाए। इसीलिए कौवे को ऑपर्चुनिस्टिक बिल्डर कहा जाता है। ऊंचाई पर घोंसला बनाने से सांप, बिल्ली और इंसान से सुरक्षा मिलती है। कोयल। कोयल एक चालाक पक्षी है। ये अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी परजीवी प्रजनन। इसका फायदा ये है कि घोंसला बनाने की मेहनत बच जाती है और कौवा उसके बच्चों को पालता है। दर्जी चिड़िया। दर्जी चिड़िया की चोंच सुई जैसी होती है। ये दो पत्तों को रेशों से सीकर घोंसला बनाती है। अंदर नरम घास भरती है। इसीलिए इसे कहा जाता है नेचर की सिलाई मशीन। वीवर पक्षी यानी बया। वीवर पक्षी सबसे अद्भुत घोंसला बनाता है। इसका घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ होता है। अब ध्यान दीजिए, नर पक्षी 4 से 5 घोंसले बनाता है। मादा पक्षी सबका निरीक्षण करती है और सबसे मजबूत घोंसले को चुनती है। ये नेचुरल सिलेक्शन का बेहतरीन उदाहरण है। घोंसला लटकने का कारण: सांप नहीं पहुंच पाते, बारिश का पानी नीचे गिर जाता है। फाख्ता और गौरैया। फाख्ता कांटों के बीच या मेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया मानव घरों के आसपास। गौरैया की संख्या शहरीकरण और प्रदूषण के कारण घट रही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। कबूतर और कठफोड़वा। कबूतर पुराने मकानों और खंडहरों में रहते हैं। पहचान: सलेटी रंग, गुलाबी पंजे और गुटुरगू आवाज। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। इसे कहा जाता है फॉरेस्ट डॉक्टर, क्योंकि ये पेड़ों के कीड़े खाता है। सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी का घोंसला टहनी से लटकता हुआ होता है। सामग्री: बाल, कपड़ा, रुई और पत्ते। ये बहुत हल्का लेकिन मजबूत होता है। पक्षियों की शारीरिक विशेषताएं और अनुकूलन। आंखें और गर्दन। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह सामने होती हैं। ये दूरी का सही अनुमान लगाता है। ये अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये रात्रिचर है और इसे चीजें काली सफेद दिखती हैं। मैना अपनी गर्दन झटके से हिलाती है। चील, बाज और गिद्ध इंसान से 4 गुना तेज देखते हैं। विशेष पक्षी और अन्य तथ्य। बगुला और भैंस। ये सहजीवी संबंध है, दोनों को फायदा होता है। बुलबुल, तेज आवाज, पूंछ के नीचे लाल धब्बा। हुदहुद, कलगी वाला सुंदर पक्षी, मिट्टी से कीड़े निकालता है। न उड़ने वाले पक्षी: शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू, रिया और कीवी। पंख और शरीर। पंख उड़ने में मदद करते हैं। पुराने पंख झड़ने को मोल्टिंग कहते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं। मूत्राशय नहीं होता। दिल में 4 चेंबर होते हैं। ये सब उड़ने के लिए अनुकूलन है। प्रवासी पक्षी। छोटी जलरंग सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। वजन सिर्फ 15 ग्राम। फ्लेमिंगो सबसे बड़ा प्रवासी पक्षी है। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेस्ट इज इक्वल टू ब्रीडिंग के लिए। कोयल ब्रूड पैरासाइट। वीवर नर बनाता, मादा चुनती। हॉलो बोन्स उड़ान। आउल सामने आंखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है विभिन्न राज्यों के भोजन।
चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है। इसका सीधा सा कारण है वहाँ की जलवायु, खेती और प्राकृतिक संसाधन। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये हमें ये बताता है कि सिर्फ फल या अनाज ही नहीं, बल्कि पेड़ों के फूल और पत्तियां भी भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ सहजन यानी ड्रमस्टिक के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन बहुत ही पौष्टिक पौधा है, क्योंकि इसके फूल, लंबी फलियां और पत्तियां तीनों खाने योग्य होती हैं। असम में हम दो चीजें खास देखते हैं। पहली है बोरा चावल, जो पकने पर चिपचिपा हो जाता है, और ये खास तौर पर बीहू त्योहार पर बनाया जाता है। दूसरी बात, असम में नदियां बहुत हैं, इसलिए यहाँ मछली और चावल मुख्य भोजन है। केरल की बात करें तो यहाँ आंगन में नारियल के पेड़ होते हैं और केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यहाँ एक खास चीज खाई जाती है, टैपियोका या कप्पा, जो जमीन के नीचे उगता है। लोग इसे उबालकर नारियल की करी के साथ खाते हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखते हैं, हांगकांग। यहाँ सांप का मांस खाया जाता है और इस डिश को लिंग हू फैन कहा जाता है। इससे ये समझ आता है कि अलग अलग जगहों पर भोजन की आदतें बहुत अलग हो सकती हैं। अब बात करते हैं गोवा और कश्मीर में मछली पकाने के अंतर की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। भूगोल ही भोजन तय करता है। गोवा समुद्र के पास है, इसलिए यहाँ समुद्री मछली खाई जाती है। ये मछली नारियल के तेल में पकाई जाती है, क्योंकि वहाँ नारियल बहुत मात्रा में होता है। कश्मीर में समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ मीठे पानी की मछली खाई जाती है। इसे सरसों के तेल में पकाया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है, जो ठंडी जलवायु में बहुत जरूरी है। गुजरात स्टेशन और व्यंजन। गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला खाना भी प्रसिद्ध है। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ मिलती हैं। वलसाड़ स्टेशन पर बटाटा वड़ा और पूड़ी साग मिलता है। गुजरात का एक बहुत खास व्यंजन है ओंधियू, जो सर्दियों में बनाया जाता है। ओंधियू का अर्थ होता है उल्टा, क्योंकि इसे मटके को उल्टा रखकर कोयले पर पकाया जाता है। कृषि और मधुमक्खी पालन। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, खासकर बिहार क्षेत्र में। इसका मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त आय प्राप्त करना। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इसी समय रानी मक्खी अंडे देती है। फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं, जो मक्खियों को आकर्षित करते हैं। छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, जिसका काम सिर्फ अंडे देना होता है, नर मक्खी, जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, और श्रमिक मक्खियां, जो सबसे ज्यादा काम करती हैं। रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों की देखभाल करना। जब इन्हें रस मिलता है तो ये नृत्य करके बाकी मक्खियों को सूचना देती हैं। झूम खेती मिजोरम। अब झूम खेती समझते हैं। ये मिजोरम में की जाती है। इस खेती में फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए आराम दिया जाता है। खरपतवार या जंगल को उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि जला दिया जाता है। इससे बनने वाली राख खाद का काम करती है। यहाँ गहरी जुताई नहीं होती और जमीन को टिन में मापा जाता है। कृषि और मित्र। खेती के मित्र और संकेतक। केंचुए किसानों के मित्र होते हैं। ये मिट्टी को हवादार बनाते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। क्रोटोन पौधा एक प्राकृतिक संकेतक है। अगर इसकी पत्तियां मुरझाने लगें तो समझ लेना चाहिए कि मिट्टी में पानी की कमी है। त्योहार और नृत्य। असम का बिहू त्योहार 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन उरुगा कहलाता है और बांस का भेला घर बनाया जाता है। मिजोरम का चेराव नृत्य बांस नृत्य कहलाता है। तमिलनाडु का पोंगल पर्व उबलने का प्रतीक है। केरल के ओणम पर्व में वल्लम कली यानी सांप नौका दौड़ होती है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, यक्षगान और लावणी। अब बात करते हैं सामाजिक कीट और बचाव की। सामाजिक कीट वे होते हैं जो समूह में रहते हैं, जैसे चींटी, दीमक, मधुमक्खी और ततैया। मकड़ी सामाजिक कीट नहीं होती। इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके उपचार के लिए चूना, साबुन या लोहे को रगड़ना उपयोग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है राज्य विशेष की जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं केरल राज्य की। केरल की संस्कृति की पहचान उसका प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। कथकली एक ऐसा नृत्य है जो केवल नाच नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से कहानियां सुनाई जाती हैं। इन कहानियों के विषय इतिहास और पुराणों से लिए जाते हैं। इसलिए कथकली को केरल की संस्कृति का हृदय भी कहा जाता है। केरल में एक और प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम, जो कोमल और भावपूर्ण नृत्य शैली है। अगर हम केरल के त्योहार की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है।
ओणम के समय वल्लमक्कली यानी नौका दौड़ आयोजित की जाती है। इसे स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, जहां लंबी नावों में कई लोग एक साथ तालमेल से चप्पू चलाते हैं। केरल के भोजन की बात करें तो यहाँ भोजन में नारियल तेल और करी का खूब प्रयोग होता है। यहाँ का मुख्य भोजन टेपियोका, जिसे कप्पा भी कहा जाता है। ये एक जड़ वाली सब्जी है और इसे अवियल यानी मिश्रित सब्जी के साथ खाया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से केरल में स्थित है शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है। ये भारत के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इन्हीं सभी कारणों से केरल को मसालों का घर यानी लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। अब चलते हैं जम्मू और कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर को अक्सर भारत का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है। यहाँ के भोजन की बात करें तो यहाँ सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। यही मछली गोवा में नारियल के तेल में बनती है। इसके अलावा यहाँ की कहवा चाय और राजमा चावल बहुत प्रसिद्ध हैं। कला और मेलों की बात करें तो यहाँ झीरी मेला और बाहु मेला लगते हैं। लोक नृत्यों में कुड और दमहल प्रमुख हैं। डल झील श्रीनगर में पाई जाने वाली हाउस बोट जम्मू कश्मीर की एक विशेष पहचान है। इन हाउस बोट्स में की गई लकड़ी की नक्काशी को खत्मबंद कहा जाता है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भूमि मापने की एक खास इकाई होती है जिसे टीन खेती कहा जाता है। जिस जमीन पर एक टीन बीज बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। यहां झूम कृषि की जाती है, जिसे काट एवं दग्ध कृषि भी कहते हैं। इस खेती में गहरी जुताई नहीं की जाती, केवल हल्का खोदकर बीज बो दिए जाते हैं। फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो दोबारा उपजाऊ बन सके। मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है चेराव, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। इसमें लोग बांस की डंडियों के बीच तालमेल से नृत्य करते हैं। अब आते हैं असम पर। असम में भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ये घर बांस और लकड़ी के खंभों पर टिके होते हैं। यहाँ विशेष प्रकार का चावल खाया जाता है जिसे बोरा चावल कहते हैं। ये पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। असम का प्रमुख त्योहार और लोक नृत्य है बिहू। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और ये नई फसल से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए जोहड़ बनाए जाते हैं। जोहड़ सामुदायिक जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका है। यहाँ का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और इसकी फलियों की सब्जी बनती है। विश्नोई आंदोलन इसी पेड़ की रक्षा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, जो ऊंटों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं और दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और सोया प्रदेश कहा जाता है। यहाँ की एक प्रसिद्ध डिश है भुट्टे की खीर। साल 1984 में यहीं भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसका कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव था। अब हम आते हैं कृषि यानी प्याज की खेती पर। प्याज की खेती में सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई की जाती है ताकि मिट्टी पोली हो जाए। इसके बाद बीज बोए जाते हैं। जब फसल बढ़ने लगती है तो बीच बीच में खरपतवार यानी अनावश्यक घास को हटाया जाता है। फसल तैयार होने पर प्याज को उखाड़ा जाता है। अंत में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट दिया जाता है। अब अंतिम भाग में बात करते हैं जंतु जगत की। सबसे पहले हाथी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। एक वयस्क हाथी दिन में लगभग 100 किलो पत्तियां खा सकता है। हाथी बहुत कम सोता है, केवल 2 से 4 घंटे। इसे कीचड़ में खेलना पसंद होता है ताकि शरीर ठंडा रहे। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। अब आइए बाघ पर। बाघ रात में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी मूछें हवा में होने वाले कंपन को महसूस कर लेती हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। ये अपने मूत्र की गंध से अपना इलाका तय करता है। अब बात करते हैं स्लॉथ की। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। ये दिन में लगभग 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है। ये अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही रहता है। ये सप्ताह में केवल 1 बार नीचे उतरकर शौच करता है। अंत में सांप। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप के 2 खोखले दांत यानी फैंग्स होते हैं। सांप के जहर से ही सीरम नाम की दवा बनाई जाती है। सांप सुन नहीं सकता, वो केवल जमीन के कंपन को महसूस करता है।
इसीलिए सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये चूहे खाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसमें हम मानचित्र, दिशाएं तथा भारत की भौगोलिक राजनीतिक संरचना को इतनी साफ तरीके से समझेंगे कि इसके बाद मैप से जुड़े ज्यादातर सवाल आपको खुद ही आसान लगने लगेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिशाओं के ज्ञान से, क्योंकि याद रखिए, मैप के लगभग 70% प्रश्न सिर्फ डायरेक्शन सही समझ लेने से ही हल हो जाते हैं। जब भी कोई मैप क्वेश्चन आए और प्रश्न में अलग से कुछ न लिखा हो, तो हमेशा एक बेसिक रूल फॉलो करना है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर मानी जाएगी, यानी हमारे सिर की तरफ उत्तर, पैरों की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो आसान भाषा में समझिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। अब जब ये 4 मुख्य दिशाएं क्लियर हो गईं, तो इनके बीच की दिशाओं को समझना और भी आसान हो जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच जो दिशा बनेगी उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी ऊपर दाईं ओर। दक्षिण और पूर्व के बीच साउथ ईस्ट, नीचे दाईं ओर। दक्षिण और पश्चिम के बीच साउथ वेस्ट, नीचे बाईं ओर। और उत्तर व पश्चिम के बीच नॉर्थ वेस्ट, ऊपर बाईं ओर। अगर डायरेक्शंस दिमाग में ठीक से बैठ गईं, तो आगे का पूरा चैप्टर अपने आप आसान होता चला जाएगा। अब आते हैं भारत की राजनीतिक संरचना पर। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिए, पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाया गया, तब राज्यों की संख्या 28 हो गई। ये फैक्ट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखें। अब समझते हैं भारत के प्रायद्वीपीय स्वरूप को। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से जुड़ा हो। भारत पूरी तरह इसी श्रेणी में आता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसी वजह से भारत का समुद्री व्यापार प्राचीन काल से बहुत मजबूत रहा है। अब बात करते हैं भारत के तटीय राज्यों की। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। सबसे पहले पश्चिमी तट, जो अरब सागर के किनारे स्थित है, और ये तट संकरा होता है। यहाँ 5 राज्य आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। याद रखने की ट्रिक है GMGKK। इनमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी। अब आते हैं पूर्वी तट पर, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और ये तट चौड़ा होता है। यहाँ 4 राज्य आते हैं: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसे याद रखिए WOAT। अब समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले उत्तर और पश्चिम भारत की यूटीज। लद्दाख भारत का सबसे उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी। इसके ठीक नीचे जम्मू कश्मीर, जो पहले एक राज्य था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित और यही भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव पश्चिम भारत में अरब सागर के पास स्थित यूटी। अब आते हैं द्वीप और दक्षिण के केंद्र शासित प्रदेशों पर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित और भारत का सबसे छोटा यूटी। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। और पुदुचेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटी, क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है: तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ये सवाल एग्जाम्स में सीधे पूछा जाता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। कर्क रेखा के ऊपर का भाग उपोष्णकटिबंध कहलाता है और नीचे का भाग उष्णकटिबंध। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखने की ट्रिक है GRMCJWTM। ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सापेक्ष स्थिति यानी रिलेटिव डायरेक्शन क्वेश्चंस। जब भी पूछा जाए ए के सापेक्ष बी कहाँ है, तो एक सिंपल टेक्निक अपनाइए। सबसे पहले ए को बीच में फिक्स करिए, फिर ए पर चारों दिशाओं का एक प्लस बना लीजिए। अब बस देखिए बी किस दिशा में आ रहा है। जैसे अगर पूछा जाए गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट। इस टेक्निक से 90% डायरेक्शन वाले सवाल सही हो जाते हैं।
अब कुछ कंफ्यूजिंग पड़ोसी राज्यों को क्लियर कर लेते हैं। केरल के पड़ोसी राज्य केवल कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। आंध्र प्रदेश केरल का पड़ोसी नहीं है। तमिलनाडु के पड़ोसी हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब आखिर में बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स की। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहां एक बात बहुत ध्यान से याद रखिए, सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, ये अलग राज्य माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसमें हम ईवीएस के थीम्स, खेती, पौधों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों, कला संस्कृति और कुछ बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को एक ही फ्लो में समझने वाले हैं। ये पूरा हिस्सा एनसीईआरटी पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएस के थीम्स की। एनसीईआरटी में ईवीएस को चैप्टर्स या टॉपिक्स में नहीं बल्कि थीम्स के रूप में पढ़ाया गया है। कुल 6 मुख्य थीम हैं। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है आश्रय, चौथी थीम है जल, 5वीं थीम है यात्रा और छठी थीम है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू। अब परिवार एवं मित्र थीम के अंदर कुछ सब थीम्स भी आते हैं, जैसे संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे। यहीं से ईवीएस बच्चों को समाज, प्रकृति और जीवन से जोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं कृषि और फसलों की ओर। भारत में फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले खरीफ की फसल। ये फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, यानी जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। इन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद आती हैं रबी की फसलें। ये सर्दियों में उगाई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं। और तीसरी होती हैं जायद फसलें। ये खरीफ और रबी के बीच यानी गर्मियों में उगाई जाती हैं। तरबूज, ककड़ी और खीरा इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब समझते हैं खेती के तरीके। जब फसल कट जाती है तो अनाज को भूसे से अलग करना होता है। इसके लिए 2 विधियां होती हैं। पहली है थ्रेशिंग, इसमें डंडियों या बालियों से दानों को अलग किया जाता है। दूसरी है निष्पावन यानी विनोइंग, इसमें हवा की मदद से हल्का भूसा अलग हो जाता है और भारी दाने नीचे गिर जाते हैं। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के अंतर की। खाद प्राकृतिक होती है, ये गोबर और सूखे पत्तों से बनती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया और एनपीके। इनका ज्यादा उपयोग लंबे समय में मिट्टी को बंजर बना सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब चलते हैं पौधों और वृक्षों की ओर। सबसे पहले रेगिस्तानी ओक, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक जाती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है, जिसे स्थानीय लोग पाइप डालकर पीते हैं। अब बात करते हैं नेपेंथिस यानी पिचर प्लांट की। ये कीटभक्षी पौधा है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े, मेंढक और यहां तक कि चूहे भी फंसा लेता है। ये भारत में मेघालय और विदेशों में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब आते हैं खेजड़ी वृक्ष पर। ये राजस्थान, खासकर जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, फलियों की सब्जी बनती है और छाल से दवा बनाई जाती है। इसे बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों ने बलिदान दिया था। अब कुछ सब्जियों की उत्पत्ति भी याद रखनी जरूरी है। मिर्च, आलू और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आए, गोभी और मटर यूरोप से, भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से, जबकि बैंगन, मूली, करेला, आम और केला भारत के देसी उत्पाद हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की ओर। सबसे पहले अनीता कुशवाहा। इन्हें चमकता सितारा कहा जाता है। ये बिहार से हैं और मधुमक्खी पालन करती हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। फिर सूर्यमणि, झारखंड की आदिवासी महिला। ये जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं और इन्होंने तोरंग नाम का केंद्र खोला। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतरिक्ष में 6 महीने से अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड रखती हैं। बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ये उपलब्धि उन्होंने 1984 में हासिल की। एवरेस्ट का नेपाल में नाम सागरमाथा है। कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की वेटलिफ्टर। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते और 130 किलो तक वजन उठाया। और वहीदा प्रिज्म, भारतीय नौसेना में डॉक्टर। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। अब बात करते हैं कला और संस्कृति की। मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार के मधुबनी जिले की पहचान है। इसे चावल के घोल और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। ब्रेल लिपि, जो नेत्रहीनों के लिए है, इसे लुइस ब्रेल ने बनाया। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब कुछ कानून और भूगोल के फैक्ट्स। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो आदिवासी 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें वहां की भूमि और संसाधनों पर अधिकार मिलता है। और अंत में मृत सागर,
ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसकी लवणता इतनी अधिक है कि इसमें इंसान डूबता नहीं बल्कि तैरता है। अब हम विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिनमें पोषण, शरीर रचना, पाचन और बीमारियां शामिल हैं। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी आधारित हैं और सीटेट जैसे एग्जाम्स में सीधे या घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूख और भोजन पकाने के तरीकों की। जब हमें भूख लगती है तो ये केवल पेट की आवाज़ नहीं होती, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। हमारे मस्तिष्क में एक विशेष भाग होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। यही हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब भोजन की आवश्यकता है। इसलिए भूख लगना वास्तव में दिमाग का सिग्नल होता है। अब भोजन पकाने के तरीकों को समझते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार भोजन पकाने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है भूनकर पकाना, दूसरा है उबाल कर पकाना, तीसरा तरीका है तल कर पकाना और चौथा तरीका है सेक कर पकाना। आजकल एक और तरीका भी बहुत प्रचलित हो गया है और वो है भाप के द्वारा खाना पकाना, जिसे स्टीम कुकिंग कहते हैं। ये तरीका स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है। अब चलते हैं क्षेत्रीय भोजन और तेल की ओर। भोजन केवल स्वाद से नहीं बल्कि भूगोल और जलवायु से भी जुड़ा होता है। जैसे कश्मीर, जहां ठंड अधिक होती है, वहां लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, क्योंकि सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है। वहीं दूसरी ओर गोवा, जो समुद्र के किनारे स्थित है, यहां समुद्री मछलियां आसानी से मिलती हैं और नारियल बहुत होता है, इसलिए यहां लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। अब बात करते हैं मिड डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण कहा जाता है। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में पका हुआ गर्म भोजन मिलना चाहिए। बाद में सितंबर 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण देना और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। अब चलते हैं जीभ और स्वाद की ओर। हमारी जीभ पर 9000 से अधिक स्वाद ग्रंथियां यानी टेस्ट बड्स होती हैं। ये टेस्ट बड्स हमें अलग अलग स्वाद पहचानने में मदद करती हैं। जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद पहचानते हैं। जीभ के सबसे पीछे का भाग कड़वा स्वाद पहचानता है, पीछे के किनारे खट्टा स्वाद पहचानते हैं, आगे के किनारे नमकीन स्वाद पहचानते हैं और जीभ का सबसे आगे का भाग यानी नोक मीठा स्वाद पहचानती है। अब समझते हैं दांतों के बारे में। बचपन में हमारे 20 दूध के दांत होते हैं। ये दांत गिल जाते हैं और उनकी जगह 32 स्थायी दांत आते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक दांत और चवर्णक दांत। दांतों की सबसे बाहरी परत को इनैमल कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। अब आते हैं पाचन की कहानी पर। एक सैनिक था जिसका नाम था मार्टिन। एक दुर्घटना में उसके पेट में गोली लग गई, जिससे पेट में एक छेद हो गया। इस घटना का उपयोग डॉक्टर बोमेंट ने पाचन को समझने के लिए किया। उन्होंने पाया कि पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में बनने वाले पाचक रस अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पेट भोजन को केवल रखता नहीं है, बल्कि उसका मंथन यानी चर्निंग करता है। इस मंथन की वजह से भोजन जल्दी पचता है। एक प्रयोग में ये पाया गया कि उबला हुआ दूध पेट में केवल 2 घंटे में पच गया, लेकिन वही दूध जब गिलास में पाचक रस के साथ रखा गया तो उसे पचने में 4 घंटे 15 मिनट लगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि पाचन में पेट की गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं घरेलू उपायों द्वारा भोजन संरक्षण की ओर। दूध को उबालकर सुरक्षित रखा जाता है। पके हुए चावल को कटोरी में रखकर पानी से भरे बर्तन में रखने से वो खराब नहीं होता। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। प्याज और लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है और अचार को धूप में सुखाकर और नमक डालकर सुरक्षित किया जाता है। अब समझते हैं पौधों के खाए जाने वाले भाग। मूली, गाजर, चुकंदर और शकरकंदी ये सभी जड़ हैं। आलू, अदरक, प्याज और कमल ककड़ी ये तना है। सहजन, कचनार और केले के फूल ये फूल के उदाहरण हैं और सरसों, गेहूं, धान, बाजरा और चना ये सभी बीज हैं। अब आते हैं बीमारियों की ओर। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी का कारण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है।
इसके लक्षण होते हैं ठंड लगना, कंपकपी और तेज बुखार। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल यानी कुनैन से बनाई जाती है। रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब अंत में समझते हैं रोकथाम और अन्य रोग। मच्छरों को रोकने के लिए रुके हुए पानी में केरोसिन तेल डाल दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन रुक जाती है और लार्वा मर जाते हैं। तालाबों में गैम्बूसिया मछली पालना भी बहुत प्रभावी तरीका है, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। बीमारियों का वर्गीकरण भी ध्यान से याद रखना है। मक्खियों से हैजा और डायरिया फैलते हैं, जीवाणुओं से टीबी, हैजा और कुष्ठ रोग होते हैं, और विषाणुओं से पोलियो और डेंगू जैसे रोग फैलते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है जल यानी वाटर। सबसे पहले समझते हैं कि जल क्या है और इसका महत्व क्या है। जल को जीवन का आधार कहा जाता है, क्योंकि बिना जल के किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य हो, पशु हो या पौधा, सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम जल का उपयोग पीने, खाना पकाने, खेती, उद्योग और सफाई जैसे अनेक कार्यों में करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। इसलिए यदि जल प्रदूषित होगा तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसी कारण जल का संरक्षण और शुद्धता दोनों बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जब जल में हानिकारक, विषैले या अनावश्यक पदार्थ मिल जाते हैं और वो जल पीने या उपयोग के योग्य नहीं रह जाता, तो उस स्थिति को जल प्रदूषण कहा जाता है। इसे हम एक आसान तरीके से याद रख सकते हैं। साफ पानी प्लस विषैले पदार्थ इज इक्वल टू जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सीवेज व्यवस्था की खराबी। घर घर से निकलने वाला गंदा पानी और मलमूत्र जब बिना शोधन के सीधे नदियों में चला जाता है तो नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। भारत में नदी प्रदूषण का ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण है औद्योगिक कचरा। कारखानों से निकलने वाले रसायन, जहरीली धातुएं और गर्म पानी जब सीधे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं तो जल अत्यंत विषैला हो जाता है। तीसरा कारण है कृषि में प्रयुक्त रसायन। खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और भूजल तक पहुंच जाते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। इसके अलावा धार्मिक गतिविधियां जैसे मूर्ति विसर्जन, पूजा सामग्री, फूल मालाएं और प्लास्टिक भी जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये हिस्सा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पानी में पारा मिल जाए तो उससे मिनीमाता रोग होता है। यदि कैडमियम मिला हो तो इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की उपस्थिति से ब्लैक फुट रोग होता है और नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा दूषित जल से हैजा, पेचिस, पीलिया और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं। अब सवाल उठता है कि जल प्रदूषण को मापा कैसे जाता है। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है BOD, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD ये बताता है कि पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव कितनी ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। एक आसान नियम याद रखिए, जितना ज्यादा BOD होगा, पानी उतना ज्यादा प्रदूषित होगा। अब बात करते हैं जल प्रदूषण रोकने के उपायों की। इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है। फैक्ट्रियों के अपशिष्ट का सही तरीके से शोधन होना चाहिए। जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। नदियों में कचरा डालने से बचना चाहिए और लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। अब आते हैं जल संरक्षण पर। जल संरक्षण का अर्थ है जल को बचाना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। पारंपरिक तरीकों में सबसे पहले आता है बावड़ी। बावड़ी सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं जिनमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। दूसरा तरीका है टांका, जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है। इसमें घरों की छत से वर्षा जल को पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंक में इकट्ठा किया जाता है। आधुनिक तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा वृक्षारोपण, जल की बर्बादी कम करना और भूजल रिचार्ज जैसे उपाय भी अपनाए जाते हैं। भूजल रिचार्ज का अर्थ है जल को वापस भूमिगत जल भंडार यानी एक्वीफर में भेजना। अब समझते हैं जल की कठोरता।
जो पानी साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जो पानी साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता जिसे केवल उबालकर दूर किया जा सकता है, और स्थायी कठोरता जिसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या परम्यूटेट विधि का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जल शुद्धिकरण के तरीकों की। फिटकरी पानी की गंदगी को नीचे बैठाने में मदद करती है। ओजोन वायरस को नष्ट करता है। ब्लीचिंग पाउडर बैक्टीरिया को खत्म करता है, और पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल संरक्षण संस्थाओं के बारे में। भीम संघ, जो कर्नाटक में स्थित है, बच्चों द्वारा बनाई गई संस्था है और जल संरक्षण के लिए काम करती है। दूसरी संस्था है तरुण भारत संघ, जो राजस्थान में स्थित है। यह संस्था सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने और पुराने तालाबों को फिर से जीवित करने के लिए जानी जाती है। अब अंत में परीक्षा के लिए त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। BOD से जल प्रदूषण मापा जाता है। पारा से मिनी माता रोग, कैडमियम से इटाई रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिटकरी गंदलापन हटाती है और उबालने से अस्थायी कठोरता दूर होती है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है आश्रय। सबसे पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि हम घर केवल रहने के लिए नहीं बनाते, बल्कि खुद को मौसम की मार से बचाने के लिए बनाते हैं। इसी बात को एक लाइन में कहा गया है, जलवायु ही वास्तुकार है, यानी घर का डिजाइन इंसान नहीं बल्कि उस क्षेत्र की जलवायु तय करती है। गर्मी, ठंड, बारिश, बाढ़, यही सब मिलकर ये तय करते हैं कि घर कैसा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं जलवायु और निर्माण सामग्री मिलकर आवास बनाते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं बर्फ गिरती है, कहीं भयंकर गर्मी पड़ती है। इसलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में घरों की बनावट भी अलग अलग दिखाई देती है। अब सबसे पहले हम असम की बात करते हैं। असम में भारी वर्षा होती है और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आना एक सामान्य समस्या है। इसी कारण वहां के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ये घर मजबूत बांस के खंभों पर टिके होते हैं। बांस हल्का होने के साथ साथ बहुत टिकाऊ होता है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाए और छत पर जमा न हो। इसलिए याद रखिए, जहां बाढ़ की समस्या होती है वहां घर ऊंचे बनाए जाते हैं। अब चलते हैं मनाली की ओर। मनाली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड, बारिश और बर्फबारी तीनों समस्याएं एक साथ होती हैं। इसी कारण वहां घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती हैं और उन पर मिट्टी की पुताई की जाती है। पत्थर बाहर की ठंड को रोकता है और लकड़ी अंदर की गर्मी को बनाए रखती है। यहां भी छत ढलमा होती है ताकि बर्फ जमा न हो सके। अब बात करते हैं लेह लद्दाख की, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ बहुत ठंड होती है लेकिन बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के घर आमतौर पर 2 मंजिला होते हैं। निचली मंजिल में जानवर और सामान रखे जाते हैं और इसमें कोई खिड़की नहीं होती ताकि ये गर्मी को बाहर न जाने दे। ऊपरी मंजिल में परिवार रहता है। यहाँ की छतें समतल होती हैं क्योंकि बारिश कम होती है। इन छतों का उपयोग गर्मियों में फल और सब्जियां सुखाने के लिए भी किया जाता है। अब हम चांगथांग क्षेत्र की बात करते हैं, जहां चांगपा जनजाति रहती है। ये लोग घुमंतू होते हैं और स्थायी घर नहीं बनाते। इनके पास एक विशेष प्रकार का तंबू होता है जिसे रेबो कहते हैं। ये याक के बालों से बनी मोटी पट्टियों से बनता है। ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और तेज हवाओं को भी रोकता है। बकरियों और भेड़ों को रखने के लिए पत्थर की दीवारों से बने घेरे को लेखा कहा जाता है। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक गर्मी है। इसलिए यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी मिट्टी की होती हैं। मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी बाहर की गर्मी अंदर नहीं आने देती। दीवारों की लिपाई मिट्टी और गोबर से की जाती है, जिससे कीड़े भी नहीं लगते। छतें अक्सर कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में हमें झीलों पर बने घर देखने को मिलते हैं। पर्यटकों के लिए बनाए गए घरों को हाउस बोट कहा जाता है, जिनमें सुंदर लकड़ी की नक्काशी होती है। स्थानीय लोग झीलों में डोंगा नामक नावनुमा घरों में रहते हैं। कश्मीर की वास्तुकला में खत्म बंद लकड़ी की नक्काशीदार छत को कहा जाता है और बाहर की ओर निकली खिड़कियों को डब कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। पश्मीना ऊन चांगथांग क्षेत्र की विशेष बकरियों से प्राप्त होती है। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटर जितनी गर्मी देती है। पश्मीना का रेशा इतना बारीक होता है कि इसे मशीन से नहीं, केवल हाथ से बुना जाता है। इग्लू बर्फ से बना घर होता है, लेकिन इसके अंदर गर्मी बनी रहती है।
क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच फंसी हवा इंसुलेशन का काम करती है और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के आखिरी टॉपिक पर, जो है यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि यात्रा का अर्थ क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इस स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को यात्रा कहा जाता है। अब सवाल आता है कि यात्रा की जरूरत क्यों पड़ती है। हम यात्रा करते हैं स्कूल जाने के लिए, काम धंधे के लिए, व्यापार के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। यानी यात्रा हमारे जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। अब बात करते हैं परिवहन के साधनों की। परिवहन के साधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सबसे पहले सड़क परिवहन। इसके अंतर्गत बस, कार, ट्रक, साइकिल, ऊंट गाड़ी और जुगाड़ जैसे वाहन आते हैं। सड़क परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये घर घर तक पहुंचने की सुविधा देता है, जिसे डोर टू डोर सर्विस कहते हैं। ये छोटी और मध्यम दूरी के लिए सबसे उपयुक्त है और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन भी यही है। अब बात करते हैं जल परिवहन की। नाव, जहाज, फेरी और वल्लम जल परिवहन के उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है। ये भारी सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन ध्यान रखिए ये सबसे धीमा साधन भी है। इसके बाद आता है वायु परिवहन। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इसके उदाहरण हैं। वायु परिवहन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सबसे तेज साधन है, लेकिन साथ ही ये सबसे महंगा साधन भी होता है। इसका उपयोग हल्के और कीमती सामान के परिवहन में किया जाता है। अगर तुलना करें तो सबसे सस्ता परिवहन साधन जल परिवहन है, सबसे तेज वायु परिवहन है, सबसे धीमा भी जल परिवहन ही है और भारी सामान ढोने के लिए जल परिवहन सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं राज्यवार यात्रा के अनोखे तरीके जो NCERT में दिए गए हैं। सबसे पहले लद्दाख। यहाँ नदी या गहरी घाटी पार करने के लिए ट्रॉली सिस्टम का उपयोग होता है। ये लकड़ी से बना एक झूला होता है जो लोहे की तारों पर चलता है। बच्चे इसी ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। इसे रोपवे का देसी रूप भी कहा जा सकता है। अब आते हैं केरल पर। केरल में जल मार्ग जीवन रेखा है। यहाँ छोटी लकड़ी की नाव को वल्लम कहते हैं, जिसका उपयोग रोजमर्रा की यात्रा में होता है, जबकि फेरी एक बड़ी नाव होती है जो लोगों के साथ साथ वाहनों को भी ले जाती है। अब असम। असम में अत्यधिक वर्षा होती है और कई बार घुटनों तक पानी भर जाता है। इसी कारण यहाँ बांस और रस्सी से बने पुलों का उपयोग किया जाता है। ये पुल अस्थायी होते हैं लेकिन काफी मजबूत होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का उदाहरण है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ रास्ते ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं। पहाड़ी ढलानों के कारण सड़क परिवहन कठिन होता है और कई जगह पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प होता है। यहीं पर प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अब आते हैं राजस्थान। ये एक रेतीला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। ऊंट रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए सामान और बच्चों की ढुलाई के लिए ये सबसे उपयुक्त साधन है। अब गुजरात। यहाँ गांव में एक अनोखा देसी वाहन मिलता है जिसे जुगाड़ कहते हैं। इसके आगे मोटरसाइकिल और पीछे लकड़ी का प्लेटफॉर्म लगा होता है। ये आवश्यकता और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। अब कश्मीर और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ भारी बर्फबारी होती है। बच्चे कई बार हाथ पकड़कर चलते हैं क्योंकि ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और जमी हुई बर्फ पर फिसलने का खतरा रहता है। ये प्राकृतिक कठिनाइयों के बीच जीवन का उदाहरण है। अब थोड़ी बात करते हैं रेलवे यात्रा की। गोवा के मडगांव से केरल तक जाने वाले रेल मार्ग में 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल हैं। ये मार्ग पश्चिमी घाट को पार करता है और भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। रेल टिकट में दी जाने वाली जानकारी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, कोच नंबर, बर्थ नंबर, किराया, दूरी, यात्री की उम्र, लिंग और प्रस्थान समय। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की, जो परिवहन की ऊर्जा है। पेट्रोलियम गाढ़ा, बदबूदार और गहरे रंग का तेल होता है। ये पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे जमा रहता है। रिफाइनरी में इसे शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाया जाता है। अब एक रोचक उदाहरण, अबू धाबी। ये एक अत्यंत शुष्क क्षेत्र है जहां पानी बहुत महंगा है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है। यहाँ रेत के पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये रेत के टीले हवा के कारण बनते और अपना आकार बदलते रहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके राज्य याद रखें। गांधीधाम,
वलसाड़ और सूरत गुजरात में है। कोट्टायम केरल में है। उडुपी कर्नाटक में स्थित है। अंत में बात करते हैं पशुपालन और सामाजिक स्थिति की। जिन लोगों के पास अधिक भेड़ बकरियां होती हैं उन्हें समाज में अधिक समृद्ध माना जाता है। पशु यहाँ संपत्ति का प्रतीक होते हैं। ये विशेष रूप से पहाड़ी जनजातियों में देखा जाता है, जैसे चांगपा जनजाति,